हेलो डियर स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट क्लास हमारा टॉपिक चला था फ्रिक्शन और लास्ट जो टॉपिक था बेटा वो था एंगल ऑफ रिपोज। उस पर हम चर्चा कर रहे थे। चलिए तो बच्चों आज हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पे पहले काम करेंगे और बहुत सारे नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, बहुत सारी चीजें सीखेंगे जो कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। ठीक है, चलिए तो बेटा कल हम लोगों ने एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इन दोनों बातों पे काम किया था। जितना एंगल ऑफ रिपोज आया था उतना ही वैल्यू एंगल ऑफ फ्रिक्शन का भी आया था। सही है बेटा, दोनों का वैल्यू कैसा आता था? सेम। वैल्यू सेम होता था, मतलब अलग होते थे। ठीक है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन अलग है और एंगल ऑफ रिपोज अलग चीज है। ठीक है, चलिए थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज पर। तो बच्चों डिस्कशन अबाउट एंगल ऑफ रिपोज, डिस्कशन about angle of repose, angle of repose। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ठीक है भाई, चलिए करते हैं स्टार्ट। बेटा एंगल ऑफ रिपोज जो आया था उसको मैं थीटा नॉट से डिनोट किया था शायद, और उसकी वैल्यू कितनी आई थी? tan इनवर्स म्यू एस। क्लियर है? म्यू एस, ध्यान से यहां पर क्या है? म्यू एस, स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट। अच्छा बच्चों एक चीज है, ये मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बहुत ही शानदार बात बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंडेंसी नहीं है इसकी। ठीक है, ऑब्जेक्ट के मास पर डिपेंड नहीं कर रहा है, पहला इंपॉर्टेंट बात है बेटा। ठीक है, एंगल ऑफ रिपोज की वैल्यू इतनी आई थी और इस पर डिपेंड नहीं कर रहा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। सर बाय द वे ये जो एंगल है इंक्लिनेशन एंगल, यहां पर एक ब्लॉक रखा है और ये एंगल है थीटा। ठीक है बच्चों, अगर थीटा बेटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, बताइए एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है। एंगल ऑफ रिपोज क्या करता था बेटा? एंगल ऑफ रिपोज एक क्रिटिकल एंगल है। क्रिटिकल एंगल मतलब क्रिटिकल वैल्यू बोल सकते हो कि उससे ज्यादा एंगल होते ही बॉडी मूव कर जाएगी, उससे कम होते बॉडी मूव नहीं करेगी। तो अगर एंगल बेटा थीटा एंगल ऑफ रिपोज से कम है, इफ फर्स्ट केस की बात कर रहे हैं, तो नो मोशन, नो मोशन, बॉडी कैसा रहेगा बेटा? नो मोशन, बॉडी रेस्ट पे रहेगा यहां पर। ठीक है, उस केस में क्या आएगा बच्चा? इस तरफ जो फोर्स लग रहा है इसको क्या बोलोगे? mg sin थीटा, और यहां पर क्या लगेगा? फ्रिक्शन। ओके, तो इस केस में बेटा फ्रिक्शन जो लगेगा वो कौन सा लगेगा? स्टैटिक। कौन सा लगेगा? स्टैटिक, बिकॉज बॉडी जा ही नहीं रहा सर कहीं, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ओके, वैल्यू क्या होगी सर? वैल्यू सर रेस्ट पे है, बॉडी रेस्ट पे, तो बेटा ये फोर्स इसके इक्वल होगा, यानी कि F की वैल्यू कितनी आने वाली है? mg sin थीटा। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट हो गया सर। ओहो, क्या होगा बेटा? इंपैंडिंग स्टेट, बॉडी जस्ट मूव करने वाली है। ओके, क्या बोल दो बेटा इसको? इंपेंडिंग स्टेट, इंपेंडिंग स्टेट, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव। ओके, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, बॉडी जस्ट मूव करने वाला है। ठीक है, ओके सर गलती से थीटा क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो गया, अब क्या हो जाएगा? बॉडी स्लाइड कर जाएगी सर, समझ लो, स्लाइड डाउन, स्लाइड डाउन। सर यहां फ्रिक्शन कौन सा लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन, मोशन हो रही है, कौन सा फ्रिक्शन? काइनेटिक। वैल्यू क्या आएगी सर इसकी फिर? म्यू के इंटू एन, और सॉरी म्यू के और एन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? mg cos थीटा। बहुत शानदार बेटा, ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लो एंगल ऑफ रिपोज के बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं।
ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं और बातें करते हैं। सर एक चीज देखते हैं कि अगर एंगल ये एंगल ऑफ रिपोज से कम है, यहां से अगर मैं लाइन ड्रॉ करूं हॉरिजॉन्टल, नेक्स्ट पॉइंट ये लाइन, और ये है बेटा इनक्लाइन प्लेन, यहां पर एक बॉडी है इस तरीके से ये, ठीक है, और बच्चों ये एंगल दे रखा है लेस देन थीटा नॉट, एंगल ऑफ रिपोज से कम है। अच्छा एंगल ऑफ रिपोज से कम है तो सर यहां पे जो है नॉर्मल रिएक्शन वगैरह की वैल्यू क्या आएगी, देखते हैं बेटा। इस तरफ कौन सा फोर्स लग जाएगा, mg sin थीटा, इधर कौन सा फोर्स लग जाएगा, mg cos थीटा, इस तरफ बेटा नॉर्मल रिएक्शन, ओके, और इधर कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, इधर कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए, सिंपल है सर। अच्छा जब एंगल ऑफ रिपोज से कम है बेटा एंगल, तो बॉडी मूव तो करेगी नहीं, रेस्ट पे रहेगी। अब रेस्ट पे रहेगी तो मैंने आपको क्या बताया है, जो फ्रिक्शन की वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की इक्वल होगी, mg sin थीटा के इक्वल है, बॉडी मूव ही नहीं कर रहा है, तो ये फ्रिक्शन का वैल्यू हमें इसकी इक्वल पता चल जाएगा बेटा। अच्छा इन दोनों का रिजल्टेंट निकालें, कांटेक्ट फोर्स निकालें, तो ये कांटेक्ट फोर्स इस तरफ आ जाएगा, ये कांटेक्ट फोर्स। अच्छा इस एंगल को क्या बोलते थे हम लोग, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सपोज अल्फा, नॉर्मल रिएक्शन और कांटेक्ट के बीच का एंगल एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता था ना यार, ओके ठीक है, बहुत अच्छी बात बता रहे हो सर, महान हो आप, महान व्यक्ति हो आप, ठीक है। अल्फा निकालो बेटा, डायग्राम से अगर मैं बात करूं टेन अल्फा कम्स आउट टू बी दिस फोर्स डिवाइड बाय दिस फोर्स, तो यानी कि फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय एन, समझ लो बेटा, बहुत ही अच्छी बात बताई भाई। टेन अल्फा क्या आएगा, दिस साइड क्या बेटा, एफ डिवाइडेड बाय एन, एफ की वैल्यू सर, एफ की वैल्यू mg sin थीटा, और n की वैल्यू mg cos थीटा, ओके। क्या आ गया बेटा, mg ने mg को मार दिया यार, अल्फा इज इक्वल टू थीटा आ गया, यानी कि अगर बॉडी रेस्ट पर है, यानी एंगल ऑफ रिपोज से कम है ये एंगल, तो उस केस में बेटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो ये अल्फा है वो किसके इक्वल आएगा, थीटा के इक्वल। सर इसमें कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, कांटेक्ट फोर्स कितना आएगा सर, यहां पर कांटेक्ट फोर्स आने वाला बेटा n स्क्वायर प्लस फ्रिक्शन जो भी लग रहा है, यहां पर n स्क्वायर का वैल्यू कितना है, mg स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस mg स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, m पे भी स्क्वायर है, ऐसे लिख दो लोग, सही है। अब mg तो बाहर कर दो, इनकी वैल्यू 1 होगी, तो कांटेक्ट फोर्स कितना आ गया बेटा यहां पर, mg कितना आ गया, कांटेक्ट फोर्स mg के इक्वल, समझ गए, कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू आ गई mg, क्लियर है यार यहां तक, ठीक है। और एक डिस्कशन, नेक्स्ट पॉइंट बेटा, ये हम लोग एंगल ऑफ रिपोज पर ही कंक्लूजन निकाल रहे हैं, चलिए नेक्स्ट एक डिस्कशन और लेते हैं। अगर बेटा बॉडी इनक्लाइन प्लेन पर ट्रेवल कर रही है ऐसे, मूव विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, अगर इनक्लाइन प्लेन पे बेटा ये मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है भाई, तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, तो यहां पर एक्सेलरेशन कितना होने वाला है, 0, ओके। फ्रिक्शन कौन सा लगेगा यहां पर, काइनेटिक, कितना, mg जो है कितना आ गया बेटा, म्यू mg, तो म्यू k इंटू mg cos थीटा, ठीक है, ये आएगा बेटा काइनेटिक फ्रिक्शन, समझ रहे भाई। अच्छा बॉडी अगर मूव ना करे तो, और बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, इंपेंडिंग स्टेट ले लें अगर हम लोग, इंपेंडिंग स्टेट, बेटा इंपेंडिंग स्टेट पे क्या होता है, इंपेंडिंग स्टेट, तो इस केस में क्या आएगा बेटा, mg sin थीटा, इस तरफ फ्रिक्शन कौन सा लग रहा होगा यहाँ पे, स्टैटिक, और लिमिटिंग भी बोल सकते हो, लिमिटिंग क्यों, बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, सही है। तो इस केस में बेटा क्या आ जाएगा, हमारे सामने क्या सिचुएशन आएगी, सही है, ओके।
तो यहां पर बच्चों बात करें सर एक चीज और बात करें यहां पर। अब बच्चों कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, एक चीज ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी चला तो एक्सेलरेशन कितना है 0, और एक्सेलरेशन 0 कब होगा बेटा कि जितना जो फोर्स डाउन लग रहा है, डाउन फोर्स कितना लग रहा था mg sin थीटा, और पीछे लग रहा है काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिख दी, तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इसकी किसके इक्वल आएगी बेटा mg sin थीटा के इक्वल। क्यों आएगी सर mg sin थीटा के इक्वल? बेटा एक्सेलरेशन 0 है, तो दिस फोर्स माइनस दिस फोर्स इज इक्वल टू ma a0, समझ रहे हो? यहां से m ने m को मार दिया, यहां से बेटा cos को इधर लेके आ जाओ, tan थीटा इज इक्वल टू कितना म्यू k, tan थीटा इज इक्वल टू कितना म्यू k, ओके। और इंपेंडिंग स्टेट पर tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है म्यू s, समझ रहे बेटा? एक नेक्स्ट पॉइंट और छोटा सा डिस्कशन का कि अगर बॉडी मूव कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो उस केस में थीटा tan थीटा इक्वल टू म्यू के, इंपेंडिंग स्टेट में tan थीटा इज इक्वल टू म्यू s। ठीक है बेटा यहां तक? चलिए मैं इसको एक बार नोट कर देता हूं, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं यार। ओके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं अब, सिंपल क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं भाई। बेटा ये एंगल ऑफ रिपोज के बारे में चर्चा कर रहे हैं हम लोग। एंगल ऑफ रिपोज से हमें क्या क्या कंक्लूजन मिले हैं बेटा? एंगल ऑफ रिपोज मास पर डिपेंड नहीं करता कि 2-3 बॉडी रख दी जाए डिफरेंट मास की, एंगल ऑफ रिपोज के बारे में पूछा जाए तो एंगल ऑफ रिपोज किससे डिसाइड होगा? सिर्फ म्यू एस से, बॉडी के मास से डिसाइड नहीं होगा, सही है। अगर इंक्लिनेशन एंगल बेटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो बॉडी मूव करना स्टार्ट कर देगी, कम है तो मूव नहीं करेगी, समझ रहे हो? और बेटा इक्वल है तो बॉडी जस्ट अबाउट टू मूव, इंपेंडिंग स्टेट, उस टाइम पे फ्रिक्शन लग रहा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन के इक्वल। अच्छा एक चीज याद रखो बेटा, जब बॉडी स्लाइड नहीं करती है, मूव नहीं करती है, तो अप्लाइड फोर्स की वैल्यू फ्रिक्शन फोर्स के इक्वल आती है। ये तो मैं शुरुआत से बता रहा हूं आपको, सही है भाई? जब बॉडी मूव ही नहीं कर रही बेटा तो अप्लाइड फोर्स किसके इक्वल आता है? फ्रिक्शन के इक्वल, सही है। चलिए अब लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन है बेटा ये, if a body pushed down on inclined plane for motion बेटा एक बॉडी में धक्का दिया जाता है इंक्लाइन प्लेन पे मोशन कराने के लिए, पुश डाउन, ध्यान से डाउन की तरफ धक्का दिया जाता है मोशन कराने के लिए, देन एंगल ऑफ एनिक्लिनेशन, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन थीटा ग्रेटर देन थीटा नॉट मतलब एंगल ऑफ रिपोज, थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट, और थीटा लेस देन थीटा नॉट। फोर्थ ऑप्शन नोटा, समझ गए? किसी को वोट नहीं करेंगे हम तो, नोटा वाले भाई। क्या आएगा बेटा अब यहां? बच्चों एक चीज सोचो बेटा, जब बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है, ठीक है, ये इसको धक्का देना पड़ रहा नीचे आने के लिए, इसका मतलब बिना धक्के तो ये रेस्ट पे थी, और जब रेस्ट पे थी और धक्का देना पड़ा तब ये चल रही है, धक्का देके चला रहे हैं इसको, धक्का दे रहे हैं नीचे तब चल रही है। इसका मतलब ये एंगल क्या है? थी नॉट से कम। ज्यादा होता तो अपने आप ही स्लाइड कर जाती सर, और सर बराबर होता तो जस्ट टच करने से चल जाती, धक्का देना पड़ रहा है, इसका मतलब छोटा एंगल ऑफ रिपोज से, समझ गए? ये सिंपल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, एक बॉडी इंक्लाइन प्लेन पर है और किसी एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रही है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, ठीक, और आपको दिया गया म्यू एस इज इक्वल टू 0.75, सॉरी ऐसा नहीं, हटाते हैं इसको, हमें दिया गया है एंगल ऑफ रिपोज, ये एंगल तो हमें पता ही नहीं क्या है, थीटा, एंगल ऑफ रिपोज गिवन है, थीटा नॉट इज इक्वल टू 37 डिग्री, देन वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के, इन दोनों की वैल्यू हमसे पूछिए बेटा, ये दे दिया एंगल ऑफ रिपोज गिवन है और ये कंडीशन गिवन है कि एम मास का बॉडी इतने एक्सेलरेशन से डाउन जा रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू एस एंड म्यू के, क्या वैल्यू होगी इनकी, ठीक है, वैल्यू क्या होगी, कैसे पता करेंगे, तो वैल्यू कैसे पता करेंगे, सुनिएगा ध्यान से बेटा, जब ये बॉडी डाउन जाएगी इस तरफ एम मास, ये इधर कौन सा फोर्स लग जाएगा, एम जी साइन थीटा, और मोशन कर रही है बेटा बॉडी, तो क्या लग रहा होगा पीछे, काइनेटिक फ्रिक्शन, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है म्यू के इनटू एम जी कॉस थीटा, क्यों, अरे बेटा ये एम जी कॉस थीटा हो गया और ये नॉर्मल रिएक्शन, तो नॉर्मल रिएक्शन वैल्यू कितनी आ गई, एम जी कॉस थीटा, समझ रहे बेटा, तो बॉडी मोशन कर रही है और कितने एक्सेलरेशन से, इतने से, तो क्या इक्वेशन लिखो बेटा डाउनवर्ड, क्या इक्वेशन लिखी जाएगी, एंगल थीटा अज्यूम कर रखा है हमने, ठीक है, अब इक्वेशन क्या लिखी जाएगी, तो इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करें, ओके, ये एंगल भी आपको मुझे दे देना चाहिए, ये एंगल ऐसा मान लेते हैं 53 डिग्री है, कितना ये एंगल 53 डिग्री, सही है, ये भी गिवन होना चाहिए तभी आप आंसर निकाल पाओगे 53 डिग्री। अच्छा सर आपको कैसे पता चला 53 डिग्री, बेटा मैंने यहाँ पर से अजम्पशन ले लिया कि एंगल ऑफ रिपोज 37 है, तो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तभी मोशन कर पाएगा, समझ रहे हो, अदरवाइज तो मोशन नहीं कर पाता, इसलिए मैंने आपको कितना एंगल दिया 53 डिग्री, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ म्यू के एंड म्यू एस। चलिए तो इसकी इक्वेशन क्या लिखूंगा मैं, सर डाउनवर्ड फोर्स कितना लग रहा है बेटा, डाउनवर्ड फोर्स है mg साइन 53 माइनस म्यू के mg cos 53 इज इक्वल टू एम कैंसिल हो गया बेटा, g कॉमन ले लिया, साइन 53 4/5 माइनस म्यू के और ये 3/5, यहां पर a की वैल्यू दे रखी है आपको 4, सही बेटा। तो अब यहां से हम लोग म्यू के की वैल्यू फाइंड कर देंगे, क्योंकि बाकी सब पता है बेटा, म्यू के नहीं पता है तो म्यू के की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल देंगे, सही है। तो म्यू के तो यहां से आ गया, म्यू एस की वैल्यू कैसे निकाल दो, म्यू एस यहीं पे निकाल दो भाई, एंगल ऑफ रिपोज पता है, तो एंगल ऑफ रिपोज याद है कितना होता है, tan थीटा नॉट इज इक्वल टू म्यू एस, ठीक है, ये पता है 37, तो tan 37 इज इक्वल टू म्यू एस 3/4 म्यू एस की वैल्यू 0.75, ये आ गया म्यू एस और ये क्या आ गया बेटा म्यू के, ठीक है, सिंपल है यार। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर इंक्लाइन प्लेन की बात कर रहे थे, ठीक है बच्चों। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं यार, यहां पर एक क्वेश्चन ये है बेटा, एक बॉडी है जिसको स्लाइड करने में, यहां से s डिस्टेंस कवर करने में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, और दूसरा इंक्लाइन प्लेन है जो स्मूथ है, कैसा बेटा स्मूथ, क्लियर, ये सरफेस स्मूथ है, और अभी हम लोग एंगल ले रहे हैं यहां पे 45, यहां पे टाइम लगा यहां से यहां तक आने में, डिस्टेंस s,
टाइम सपोज बेटा यहाँ t1 और टाइम t2, गिवन है हमें t1 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ t2, देन वैल्यू ऑफ म्यू क्या है, ये हमसे पूछ रहा है। सही है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इसका रिजल्ट भी स्टैंडर्ड ही आएगा। ठीक है बच्चों, क्या दिया गया है, पहले वाले सरफेस पे तो बेटा फ्रिक्शन है, दूसरे वाले पे फ्रिक्शन नहीं है। दूसरा वाला सरफेस कैसा है, स्मूथ, और हमें टाइम दिया गया कि सर पहले पे जो टाइम लगता है, आपको पता है पहले वाले पे ज्यादा टाइम लगेगा क्योंकि रफ सरफेस है बेटा, इसको धीमे धीमे आएगा तो ज्यादा वक्त ले जाएगा, तो इसका टाइम जो है क्या है, ज्यादा है। ठीक है, चलिए तो टाइम की ये कंडीशन बेटा, हमें टाइम निकाल के यार इक्वली तो करना है इनको। ठीक है, कंडीशन क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन करने का जो भी टेक्निक होता है वो क्वेश्चन में गिवन होता है, बस हमारा देखने का नजरिया। आप देखो ये दे दिया आपने, आप इसी की तो वैल्यू पुटअप करनी आ रहा है, उसमें कौन सी रॉकेट साइंस है। चलिए तो सर यहां पर जो बात आएगी एक्सेलरेशन की, तो कितना आएगा, फ्रिक्शन mg sin थीटा, और इधर फ्रिक्शन, अब देखो म्यू दिया है तो म्यू को हम लोग कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, और मोशन होगी तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा होगा, तो यहाँ क्या आएगा, म्यू mg cos थीटा। बेटा मोशन हो रही ना यार, मोशन, तभी तो टाइम, तभी तो लगेगा यार, तब चलेगा तो ही तो टाइम लगेगा, समझ रहे हो। कुछ बच्चे बोला सर वहीं बैठा रहे तो, अरे टाइम फिर कहां से लग जाएगा। ठीक है, तो बेटा एक्सेलरेशन क्या आएगा, देखो क्या इक्वेशन लिखोगे, mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू ma। अब बच्चा जब तक इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये म्यू दिया है ना, जब केवल म्यू दे दिया जाए तो आप इसको म्यू के म्यू एस मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए ये तो हट गए यहां से, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, यहां से g sin थीटा माइनस म्यू ये cos थीटा, दिस इज अ वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस। सेकंड केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, mg sin थीटा, पीछे कोई फोर्स है ही नहीं बेटा, तो इस केस में एक्सेलरेशन कितना आएगा, a2 इज इक्वल टू g sin थीटा। इस केस में बेटा कितना आया, केवल sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, और यहां पर कितना आएगा, g sin थीटा। अब टाइम कैसे निकालो बेटा, टाइम s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो बेटा टाइम की बात करें तो सर टाइम कितना आ जाएगा, यहां से टाइम आ जाएगा बच्चों रूट ऑफ 2s अपॉन a, 2s अपॉन a, ये जनरल टाइम आ गया। तो फर्स्ट वाले केस में जो टाइम है t1 वो कितना आएगा, रूट ऑफ 2s डिवाइड बाई a की वैल्यू कितनी है फर्स्ट वाले केस में g, बेटा साइन 45 1 बाई रूट 2। इसको आंसर को हम, चलो कोई बात नहीं, अब तो यहाँ आ गए हैं तो कोई बात नहीं, म्यू इंटू 1 बाई रूट 2, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है बट कोशिश करेंगे, n टाइम्स ऑफ t2, t2 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, t2 की वैल्यू देखो, ये t1 टाइम कैसे लिखा बेटा, टाइम के लिए मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन निकाल दिया, तो फर्स्ट वाले केस में जब टाइम निकालोगे तो 2s अपॉन a1 n t2, सेकंड वाले केस में डिस्टेंस इतनी है बट एक्सेलरेशन कितना है यहाँ पर, g sin थीटा मतलब 45, तो 45 1 बाई रूट 2। ठीक है, अब एक चीज सोचो बेटा, देखो 2s ने 2s को मार दिया, ठीक है, 1 बाई रूट 2 कॉमन लोगे, 1 बाई रूट 2 इधर भी कैंसिल हो गया, तो फाइनली हमारे पास बचा क्या, स्क्वायर कर दो तो 1 अपॉन g 1 माइनस म्यू, और इधर कितना आएगा बेटा n स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा ये g, ये भी कैंसिल हो गया, कहीं गलती तो नहीं कर दी मैंने गलती से भी, चलिए g ने g को मार दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए अब हम बात करें सर यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें वैल्यू म्यू की निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा बेटा 1 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस म्यू n स्क्वायर। ठीक है, अब म्यू की वैल्यू निकालें, इसको इधर ले जाओ, तो म्यू n स्क्वायर इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1, तो म्यू हो जाएगा बेटा n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर। ये अब आपको ये MTR बना लेना है। ठीक है, बायो वाले स्टूडेंट के लिए क्या है ये MTR। दूसरा, अगर इसमें कोई एंगल थीटा हो, थीटा के बारे में बात करूं
तो बेटा यहां MTR बना लो इसका, यहां पर फॉर एनी वैल्यू थीटा, फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, यहां पर बेटा म्यू आ जाएगा n² माइनस 1/n² इंटू टेन थीटा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये MTR है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट है बेटा, ये MTR बना लोगे ध्यान से। वहां से मैंने फिर लास्ट यहां नोट किया है। ठीक है बच्चों, चलिए इसको हटा देते हैं अब यहां से। चलिए अब बेटा मैं उन क्वेश्चंस पे आ जाता हूं जिनमें हम बात कर रहे थे कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। फ्रिक्शन फोर्स कैसा होता है? सेल्फ एडजस्टेबल। उन क्वेश्चंस पे हम लोग आ जाते हैं। देखो मेहनत तो बेटा शिद्दत से करेंगे तो कुछ काम हो पाएगा। ठीक है, फॉर्मेलिटी करने से सब्जेक्ट सीखा नहीं जाता है, सब्जेक्ट की पूजा करनी पड़ती है। अब ये मत सोचना कि बुक लेके कल बैठे हैं, अगरबत्ती जला दी हैं, बैठे हैं, मास्टर ने बोला था सब्जेक्ट की पूजा करनी है, वही कर रहा हूं सर। अरे शिद्दत से चाहो उसको। शिद्दत से चाहने का मतलब है कि दिन रात अपने आप को बस उसी में डुबो दो। सब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट, समझ रहे हो? अपने आप चीजें आ जाएंगी, अपने आप ऑटोमेटिक दिमाग फोकस करेगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा, कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आप। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कुछ क्वेश्चन उसके ले ले रहा हूं। ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? सेल्फ एडजस्टेबल। इज सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, याद है ये लाइन? और इस लाइन में दो लाइन और लिखाई थी मैंने, क्या कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा तो किस किस चीज को सेट एडजस्ट करता है? वो सिर्फ डायरेक्शन को, मैग्नीट्यूड तो उसकी फिक्स रहती है। स्टैटिक होगा तो मैग्नीट्यूड को भी एडजस्ट करेगा और डायरेक्शन को भी एडजस्ट करेगा। ठीक है, चलिए बच्चों इस पर हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। कैसे? देखिएगा ध्यान से बेटा, कॉन्सेप्ट सीखेंगे हम लोग पहले। बेटा ये इनक्लाइन प्लेन है, ये एम मास, और ये एंगल थीटा एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है। समझ गए? एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है तो ये बॉडी की जो टेंडेंसी है वो डाउनवर्ड स्लाइड करने की होगी, ये तो कंफर्म है। ठीक है, ये अब आपको बताना है बेटा कि इस बॉडी पर हमने एक फोर्स लगा रखा है इस तरफ, तभी रुक पाएगा, अदरवाइज तो ये चला जाता, क्योंकि ये एंगल ज्यादा एंगल ऑफ रिपोज से चला जाता है। एक फोर्स हमने ऐसे लगा रखा है। आपसे बोला बेटा मिनिमम एंड एफ मैक्सिमम फॉर विच ब्लॉक remains at rest on inclined plane. Inclined plane. क्लियर? inclined plane पर ब्लॉक रेस्ट पर रहता है। ठीक है, एफ मिनिमम एंड मैक्सिमम पूछा है, बहुत शानदार चीज है भाई, एडजस्टेबल पे डिपेंड करता है। चलिए बताता हूं मैं अब। पहले बेटा मैं वो स्ट्रक्चर बना रहा हूं कि सर फोर्स को इंप्रूव करने से क्या होगा। फोर्स एफ लगा दिया इधर, ठीक है, एंगल थीटा। अब होगा क्या बेटा?
अब एफबीडी बनाए सर क्या आएगा, ठीक है। अब फ्रिक्शन के बारे में अभी मैंने कुछ नहीं बोला है। फ्रिक्शन किधर लगेगा सर, फ्रिक्शन तो सिचुएशन डिपेंडेंट है ना, वो तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लगता है, उसे थोड़ा पता मुझे किधर लगना है, वो तो सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके माइंड में ओ हो इधर लगना है, ऐसे तब जाके लगता है, ठीक है। अब जैसे बेटा आप पहले मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, एफ को बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो बढ़ाते जा रहे हो, एफ बढ़ता जा रहा है 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 बढ़ता ही जा रहा है बढ़ता जा रहा है, समझ रहे हो। चलो तो बॉडी की टेंडेंसी किधर जाने की डेवलप होगी, ऊपर या डाउन, अप द इनक्लाइन प्लेन या डाउन द इनक्लाइन प्लेन, अप द इनक्लाइन प्लेन, बिकॉज एफ इंक्रीजेस कंटिन्यू इंक्रीजेस। तो बॉडी जस्ट क्या चाहती होगी बेटा, किधर टेंडेंसी डेवलप हो रही है बॉडी की, ऊपर जाने की। जैसे ही बात फ्रिक्शन को पता चलेगी कि बॉडी की टेंडेंसी डेवलप हो रही है ऊपर जाने की, अपने को तो डाउन लगना है फिर, ठीक है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, पीछे लग जाएगा, बॉडी को कोशिश करेगा रोकने की। तो जैसे ही आपने फिर अप्लाइड फोर्स बढ़ाया तो फ्रिक्शन और बढ़ गया, फोर्स बढ़ाया फिर बढ़ गया, बढ़ाया फिर बढ़ गया, मतलब ये जाने नहीं दे रहा, कोशिश तो करेगा ना यार अपनी, लेकिन सर इसकी एक लिमिट है, वहां तक ही तो कोशिश कर सकता है, उससे ज्यादा इसकी कोशिश इसके बस की बात नहीं है। फिर तो क्या होगा कि आपने फोर्स को बढ़ाते 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 ऐसी जगह पर ले जाके रख दिया कि एफ जो है बेटा लिमिटिंग के बराबर लग रहा है, जो इसकी लिमिट है उसके बराबर लग रहा है। अगर थोड़ा सा भी अब आपने फोर्स बढ़ाया तो अभी बॉडी ऊपर स्लाइड कर जाएगी, जो कि क्या बोला है, बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, रेस्ट पर रहनी चाहिए। तो बच्चा इसका मतलब क्या होगा कि जब बॉडी रेस्ट पर रहेगी तो बेटा इस केस में जो एफबीडी है वो कैसे बनेगा, बताओ कैसे लगेंगे इस पर फोर्सेस। इधर कौन सा लगा हुआ है, mg sin थीटा, अपवर्ड क्या लगाया आपने एफ, और फ्रिक्शन लग रहा है इधर कौन सा, लिमिटिंग, लिमिटिंग तक लगेगा। इसके बाद तो आपको पता है कि अगर एफ बढ़ा दिया और तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, बॉडी मूव कर जाएगी। तो इसका मतलब बेटा ये वाला फोर्स इन दोनों के इक्वल होगा, तो हमें मिल चुकी है एफ मैक्सिमम की वैल्यू, कितनी आ गई बेटा मैक्सिमम की वैल्यू, दोनों को ऐड कर दो, mg sin थीटा प्लस लिमिटिंग की वैल्यू म्यू इंटू mg, n की वैल्यू म्यू mg cos थीटा। This is a maximum value of applied force for which body at rest on an inclined plane. Clear? अब हमने क्या लिया, दूसरी सिचुएशन ली यहां पर, सेकंड सिचुएशन। सेकंड सिचुएशन मतलब ये, सेकंड सिचुएशन ये लिए बेटा, इधर मास m, एंगल थीटा, ओके, फोर्स लगा दिया ऐसे, mg sin थीटा लग रहा था इधर। फ्रिक्शन के बारे में मैं कुछ चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया बेटा, इस फोर्स को डिक्रीज करना शुरू किया, डिक्रीज 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 डिक्रीज। जैसे बेटा कम करोगे तो शरीर एंगल तो एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा है, तो बॉडी तो डाउन मूव करना चाहेगा यार। तो जैसे बेटा हम फोर्स को डिक्रीज कर रहे हैं, बॉडी डाउन स्लाइड करने सोच रहा है। जैसी बॉडी ने सोचा कि डाउन जाऊंगा मैं, तो फ्रिक्शन को पता चल गई ये बात, बोला अच्छा डाउन जा रहा है, डाउन जा रहा है, ले लग जा, ऊपर लग गया फ्रिक्शन, सही है। फिर आप और कम कर रहे हो, इसको और कम कर रहे हो और कम कर रहे हो, तो फ्रिक्शन और बढ़ रहा है, बॉडी को रोकने की कोशिश कर रहा है ना वो, तो बेटा बॉडी को वही रोकने की कोशिश करेगा, तो बढ़ गया, बढ़ता जा रहा है। इसको आप कम कर रहे हो वो बढ़ता जा रहा है, इसको कम कर रहे हो बढ़ता जा रहा है, इसको कम करो बढ़ता जा रहा है, लेकिन उसकी भी तो लिमिट है, उससे ज्यादा नहीं बढ़ सकता, समझ गए बेटा, लिमिटिंग, ठीक है। और आपने फोर्स लगा रखा था इस डायरेक्शन में। अब क्या हुआ, अगर आपने बेटा अब थोड़ा सा भी कम कर दिया तो बॉडी क्या कर जाएगी, स्लाइड कर जाएगी डाउनवर्ड। तो इस केस में क्या आएगा बच्चों, इधर फोर्स लग रहा है कौन सा, F प्लस लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू किसकी इक्वल आ जाएगा बेटा, बॉडी रेस्ट पे तो mg sin थीटा के इक्वल। F इज इक्वल टू mg sin थीटा माइनस लिमिटिंग, लिमिटिंग की वैल्यू mg cos थीटा। दिस इज मिनिमम वैल्यू, मिनिमम फ्रिक्शन, ओके, मिनिमम फ्रिक्शन, ठीक है, सॉरी मिनिमम अप्लाइड फोर्स। तो ये मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स फॉर विच बॉडी एट रेस्ट, मिनिमम अप्लाइड फोर्स फॉर विच बॉडी एट रेस्ट। इसी में आपको एक क्वेश्चन दिया गया है कि इफ F मैक्सिमम
इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ f मिनिमम, देन फाइंड म्यू, देन फाइंड म्यू। ये पूछा गया आपसे, अभी निकाला आपने सर मैक्सिमम मिनिमम, तो कितना आएगा बेटा? मैक्सिमम की बात करें तो सर मैक्सिमम तो ये रहा, तो क्या हो जाएगा? mg ले लो कॉमन, क्या बचा भाई? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ कितना भाई? n की वैल्यू ये, mg कॉमन ले लिया इसमें से, तो साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू mg, ये हो जाएगा। mg ने mg को मार दिया। वैल्यू पूछी थी सर हमें म्यू की, तो म्यू की वैल्यू के लिए क्या करोगे बेटा? साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस n टाइम्स ऑफ म्यू कॉस थीटा। म्यू को इस तरफ ले आओ बेटा, म्यू कॉमन ले लो, कॉस थीटा प्लस n कॉस थीटा इज इक्वल टू n कॉमन, साइन थीटा कॉमन ले लो, n साइन थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, ट्रांसफर कर दिया। बच्चों यहां से म्यू की वैल्यू निकालनी है तो क्या कर देंगे? n साइन थीटा को कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा? n माइनस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, और यहां पर कॉस थीटा, तो क्या बन गया? ये टेन थीटा। तो बेटा म्यू की वैल्यू कितनी आ गई? n माइनस वन अपॉन n प्लस वन इंटू टेन थीटा। दिस इज MTR। ठीक है, ये वैल्यू आ गया म्यू का। ओके, n माइनस वन डिवाइड बाई n प्लस वन इंटू टेन थीटा। ओके, ये वैल्यू आ जाएगी बेटा म्यू की इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, एफ मैक्सिमम और एफ मिनिमम क्या है बेटा? समझ गए क्या है एफ मैक्सिमम मिनिमम? मैंने आपको यहां पर बताया है। ठीक है, इसको नोट कर देते हैं यार। चलिए और भी एक दो क्वेश्चन इस पे लेते हैं बेटा। सेल्फ एडजस्टेबल पे ही काम करेंगे बच्चों। अभी हम लोग बहुत शानदार कंसेप्ट सीखेंगे इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं बेटा। ये बच्चों ये इस तरीके से क्वेश्चन है। इधर मास है बेटा 20 kg, कितना है? और एंगल है ये 53 डिग्री। ये और म्यू की वैल्यू है यहां पर 0.2। कितनी है? 0.2। एक मास यहां पर है m, ये 20 kg और ये क्या बेटा? m मास। मैक्सिमम वही कंसेप्ट सेम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू ऑफ m फॉर which 20 kg mass at rest, 20 kg मास रेस्ट पर रहता है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू बताओ। सेम कंसेप्ट है यार। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व बेटा? ये है इनक्लाइन प्लेन, एंगल 53 डिग्री और ये 20 kg। ठीक है, ये
अब बेटा m मास, अब इसको बढ़ाओ बढ़ाओ बढ़ाते चलो, बढ़ाते जाएं, क्या होगा बेटा, बढ़ाते जाएंगे तो ये बॉडी ऊपर जाने की कोशिश करेगा भाई, समझ रहे हो, जो 20 kg है वो तो ऊपर जाने की कोशिश करेगा, इसको बढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसी बात पता चली फ्रिक्शन को पीछे आ गया, लिमिटिंग कितना आएगा सर, लिमिटिंग निकाल देते हैं यहाँ पे, लिमिटिंग की वैल्यू क्या आ जाएगी, म्यू इंटू एन, म्यू की वैल्यू 2 और एन की वैल्यू क्या आएगी बेटा, ये 20 इंटू जी इंटू साइन 53 4/5, सॉरी मैंने गलती कर दी, एन की वैल्यू एम जी कॉस थीटा, तो एम जी कॉस थीटा 3/5, ये 4 टाइम्स कैंसिल, 4 इंटू 3 12 इंटू 2 24, ये सही है, कितना आ जाए बेटा 24, समझ रहे हो, ये आ गया 24 न्यूटन। ठीक है भाई, अब सोचो इधर कौन सा फोर्स और लग रहा होगा, 20G में से 20G बेटा एबीडी बनाए तो क्या आएगा 20G साइन 53, बेटा ये इतना लग रहा होगा और फ्रिक्शन और लग रहा होगा इधर, तो S की वैल्यू क्या आ जाएगी, कैप स्मॉल mg इज इक्वल टू 24 प्लस 20G इंटू साइन 53 4/5, सही है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू निकल के आएगी यहां से, बेटा क्या निकल के आएगा, मैक्सिमम वैल्यू, तो आप क्या करो बेटा, m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी सर 2.4, 10 से डिवाइड कर दिया, 20 और 4/5, 5 से 4 टाइम्स कैंसिल, 4 इंटू 16 और ये 18.4, ये आ जाएगी बेटा मैक्सिमम वैल्यू। मिनिमम कैसे निकालोगे सर आप, तो मिनिमम निकालने के लिए बेटा क्या होगा बताना, ये बॉडी किधर जाना चाहेगी भाई, ये मिनिमम कम कर रहे हो उस मास को, तो ये कहां जाना चाहेगा, डाउनवर्ड, ये 20G साइन 53, तो बेटा जब ये डाउन जाना चाहे तो फ्रिक्शन कहां लग जाएगा, बैकवर्ड, सही है, तो अब क्या होगा बेटा यहां पर फ्रिक्शन इधर, टेंशन इसकी इक्वल आएगी mg की इक्वल, तो क्या आ जाएगा यहां पर अब 20G साइन 53 का वैल्यू कितना आएगा 4/5, लिमिटिंग, और लिमिटिंग की वैल्यू तो फिक्स है 24 प्लस mg, ये ठीक है, तो यहां से निकाल रहे बेटा m की मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, जो है फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टेबल। ठीक है, इस पर मैंने कुछ एग्जांपल आपको कराए हैं, इसके बाद बेटा हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।